डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लास्ट पार्ट में चल रहे हैं, जिसमें हमें 2 टॉपिक और पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। दोनों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। खूब नाम आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा। कोई भी क्रिमिनल केस हो, फोरेंसिक साइंस का केस हो, या मान लीजिए कि पेरेंटल डिटेक्शन का केस हो, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया उसका केस हो, ठीक है, किसी ने मतलब किसी भी ढंग का क्रिमिनल केस हो, उसमें आप बहुत नाम सुनते होंगे कि उसका सैंपल लिया गया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए भेजा गया। तो आज आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से रिलेटेड पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपको बताई जाएगी, पूरी की पूरी मैकेनिज्म। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को इतना अच्छा से समझना है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और उसके कंसेप्चुअल बैकग्राउंड या उसके जो कंसेप्ट में जो मैकेनिज्म छुपा हुआ है, उससे किसी भी ढंग का क्वेश्चन आए, आप बेफिक्री से करो। मतलब आपको लगे कि नहीं 100% मुझे ये करना ही है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो मेरा एकदम अपना है, घर जैसा है, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पूरे मैकेनिज्म को समझाने के बाद 5 से 7 मिनट 10 मिनट का एक और वीडियो होगा, जो सिर्फ इससे रिलेटेड ट्रिक का वीडियो होगा, या हो सकता है अगर टाइम बचे तो इसी में ये ट्रिक डाल देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को पढ़ें, और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो होगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, वो जो टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। और वो टॉपिक में हम आपको नहीं दिखेंगे, हम आपको बोर्ड पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारी एक्सप्लेनेटरी ऑडियो होगी और वो वीडियो विजुअल के साथ मिक्स रहेगा, ठीक है। तो वो आपको एक अलग वीडियो मिलेगा, वो लास्ट वीडियो होगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, ओके। तो उसमें मे बी मतलब हम आपको बगल में दिखे, साइड में दिखे, बोर्ड पे नहीं दिखे, क्योंकि उसमें बोर्ड वर्क है ही नहीं। वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा इंफॉर्मेटिव है, उसमें हम 5 मिनट बोर्ड पे दिख सकते हैं, उसके बाद आपको मैं, ठीक है, पूरी तरह से अपनी रिकॉर्डिंग के थ्रू एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, मोस्ट एवेटेड टॉपिक। और ये टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाइए कि पूरे जेनेटिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि यही एक टॉपिक है जहां बच्चे को दिक्कत हो। बच्चे को क्यों दिक्कत होती है मालूम है? इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है, वो बच्चों को मालूम नहीं है आज की डेट में, ठीक है। बुक से पढ़ के भी ये जल्दी क्लियर नहीं होता। आइए देखते हैं। कहता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाज गिवन बाय एलेक जेफरी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आज की डेट में यही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला, रिपोर्ट करने वाला साइंटिस्ट कौन था, इसके कंसेप्ट को रिपोर्ट करने वाला साइंटिस्ट कौन था, ठीक है। कहता है एलेक जेफरी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एलेक जेफरी, ठीक है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाज गिवन बाय एलेक जेफरी। कहते हैं ये डीएनए जो है ना, जेनेटिक मटेरियल, इसको डेंसिटी के आधार पे 2 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। डेंसिटी के आधार पे 2 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। एक कहता है बल्क डीएनए, ठीक है, बल्क डीएनए जो मतलब बल्क में हो, यानी कि 100% का 99.99% यही होता है, ठीक है। और ये मीनिंगफुल डीएनए होता है, इस और मीनिंगफुल डीएनए, ठीक है, 99.99% जो डीएनए है वो आपके बॉडी में मीनिंगफुल डीएनए है। तो कहता है मीनिंगफुल डीएनए या बल्क डीएनए, या इसी को बोलते हैं कोडिंग डीएनए। क्या बोलते हैं? कोडिंग डीएनए। और ये डीएनए कितना है आपका? 99.9%। क्लियर है? और दूसरा जो है मात्र 0.01 या 0.1, ठीक है, ये जो है 0.1 क्या 0.1, ये जो आप कहिएगा इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। अब जरा आप सुनिएगा, ये जो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं ना, जिसको आप सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल डीएनए नहीं है। ये डीएनए, ठीक है,
काम नहीं करने वालों का एक ग्रुप है। वैसा डीएनए जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, बहुत ज्यादा वर्केबल नहीं है, वैसे डीएनए को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। और जो दिन रात काम में लगा रहता है, जो दिन रात एक्टिव रहता है, जो हमेशा मीनिंगफुल वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड बल्क डीएनए। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, बल्क डीएनए, ठीक है। तो घर में जैसे मान लिया 5 लोग काम कर रहा है और 1 लोग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जो 5 लोग काम कर रहा है ना, वो लोगों की नजर में नहीं आएगा, और जो 1 लोग काम नहीं कर रहा है वो लोगों की नजर में जल्दी आएगा। अगर आप 5 सही काम करते हैं तो आपको कोई नोटिस ले या ना ले, लेकिन एक आप गलत काम करके देखिए, आपको हर कोई नोटिस लेगा, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, ठीक है। ऐसे भी आप किसी दोस्त के लिए 100 में से 99 काम आपने अच्छा किया, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, आपका फर्ज है, दोस्ती है, प्यार है, सब कुछ, और एक काम आपने गलत कर दिया, 99 काम पे पानी फिर गया, ठीक है। तो याद कीजिए, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो डिसीजन करने वाला होगा ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो की पॉइंट होगा, जो उसका रियल में डिटेक्शन करने वाला होगा, जो डिफरेंशिएट करने वाला होगा, वो यही होगा, ठीक है। 0.1% वाला डीएनए, यानी कौन सा डीएनए? सैटेलाइट डीएनए। तो अभी तक हमने कुछ नहीं बताया, हमने सिर्फ ये बताया कि डीएनए आपके बॉडी में 2 तरह के होते हैं, एक बल्क डीएनए और एक सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए 99.9% और सैटेलाइट डीएनए 0.1%, ठीक है। ये जो बल्क डीएनए होगा, मोस्ट एक्टिव डीएनए होगा, इसको कोडिंग डीएनए बोलेंगे। वो क्या होगा? वो इनएक्टिव होगा, यूजफुल उतना ज्यादा नहीं होगा, और उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। बस इतना ही हमने बताया। ये जो नॉन कोडिंग डीएनए आप देख रहे हैं, ये नॉन कोडिंग डीएनए को हम लोग रिपीटेटिव सीक्वेंस भी बोलते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस। जैसे देखिए, अभी लॉकडाउन में तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, बंदा सुबह सुबह उठता है, ठीक है, मान लीजिए बहुत ऐसे प्रोफेशन है जिसमें अभी वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बंदा मान लो ऐसे सरकारी विभाग में है जिसको ठप ले लीजिए, स्कूल कॉलेज ही ले लीजिए, वहां पे गर्मी की छुट्टी चल रही है, ठीक है। बंदा घर में उठता है, निकर उकर पहन के, नहा धो के, पूजा पाठ करके सब्जी लाने निकलता है, फिर आता है नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट करके, फिर आराम करता है, फिर उठता है, फिर 12 साढ़े 12 बजे फिर वो लंच करता है, फिर बंदा सो जाता है, फिर सो के उठता है, थोड़ा टीवी भी देख लिया, फिर रात में डिनर करके फिर सो जाता है। तो ये जो है रिपीटेशन है, यानी कि जो इनएक्टिव आदमी होते हैं ना, वो अपने एक ही काम को रिपीट करते रहते बार बार, खाना सोना, खाना सोना, खाना सोना। ऐसे मान के चलिए, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ज्यादा फीलिंग नहीं लीजिएगा कि हाँ भाई ये मेरे पे सूट कर रहा है, या मेरे मतलब रिलेटिव पे, मेरे घर वाले पे सूट कर रहा है। नो, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो निकम्मे होते हैं ना, जो मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, वो एक ही काम को, जो उनका फेवरेट काम होता है सोना खाना, उसको रिपीट करते रहते हैं। तो बस आप ये समझिएगा कि इसी सैटेलाइट डीएनए का दूसरा नाम है रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। एक्चुअली में ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, ये अपने आप को रिपीट करते रहता है बार बार। तो रिपीट करते रहता है, तो सीक्वेंस ही तो है, बेस का सीक्वेंस है, डीएनए का टुकड़ा, तो कहते हैं, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। सेम टाइप ऑफ वर्क इन साइक्लिक मैनर, बार बार वही वर्क करता है, साइक्लिक मैनर में बार बार वही वर्क करता है। इनएक्टिव है, मीनिंगफुल तो है नहीं, नॉन कोडिंग पार्ट है, ठीक है। तो कहता है ये क्या करता है? तो कहता है इसमें 3 मेन बातें होती है। एक होता है कि रिपीटेशन कॉपी नंबर, यानी एक फिक्स कॉपी, मतलब रिपीटेड सीक्वेंस का कॉपी होते रहता है। ये हुआ, फिर दोबारा है, फिर तीसरा बार है, फिर चौथा बार है, फिर 5वां बार है, फिर 6ठा बार है, 7 बार रिपीट किया, तो क्या बोलेंगे? कॉपी नंबर कितना है? 7। दूसरा, रेशियो ऑफ AT-GC रेशियो देखा जाता है कि भाई वो रिपीट जो है उसमें कौन रिपीट कर रहा है, AT रिपीट कर रहा है या GC रिपीट कर रहा है। तो ये भी आपको देखना है, AT रिपीट कर रहा है या GC रिपीट कर रहा है, तो ये भी देखा जाता है, ठीक है, कि AT रिपीट करेगा या GC रिपीट करेगा।
ये भी बार बार देखा जाता है। ठीक है, तीसरा लेंथ ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस, जो रिपीट कर रहा है सीक्वेंस उसकी कुल मिला के लेंथ कितनी है, या जो रिपीट कर रहा है वो कितना है। वो अगर 2 नैनोमीटर का है, अगर 7 बार रिपीट किया तो 14 नैनोमीटर हो गया। तो ये देखना है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आइए सैटेलाइट डीएनए भी कितने तरह का होता है, ये भी कंसेप्ट लेना है, बिल्कुल लेना है। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए कितने तरह का होता है, इसमें आपको और भी नई चीजें जानकारी मिलेगी जो आपको बुक में दिया होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। कहते हैं सैटेलाइट डीएनए 2 तरह का होता है, एक होता है मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, तो आपको क्या लगता है मिनी छोटा है या माइक्रो? माइक्रो छोटा है। अगर 1 से 8 बेस पेयर का ही सिर्फ सीक्वेंस हो, ठीक है, सैटेलाइट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट। और कहता है कि 10 से लेके 60 तक, 10 से लेके 50-60 यानी 60 तक बोलिएगा, 10 to 60 बेस पेयर का अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। यानी कि 10 to 60 बेस पेयर का अगर रिपीटेड सीक्वेंस हो, सैटेलाइट हो, नॉन कोडिंग पार्ट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनी सैटेलाइट। और अगर 8 से 10 वाला हो तो उसको क्या बोलेंगे? 8 से 10 वाला, ये 1 से 8 वाला हो तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट। ये जो मिनी वाला है, जो बड़ा है इन दोनों में, उसको बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडिंग रिपीट्स। ये नाम तो आपने सुना होगा, VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडिंग रिपीट्स, VNTR। ठीक है, 10 to 60 बेस पेयर का होता है। इसी का दूसरा नाम है VNTR। मिनी सैटेलाइट को ही हम लोग बोलते हैं VNTR। ये नीट का परमानेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है क्वेश्चन, एक ये पूछेगा और एक ये क्वेश्चन भी नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, किसने दिया? ठीक है, तो ये दोनों फेमस क्वेश्चन है नीट का। तो मिनी सैटेलाइट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? VNTR, 10 to 60 बेस पेयर। अब आइए जो माइक्रो सैटेलाइट है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टेंडिम रिपीट्स, STR, शॉर्ट टेंडिम रिपीट्स। मात्र कितने का? 1 से 8 बेस पेयर का बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टेंडिम रिपीट, यानी कि STR। बोलिए क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब आइए ये जो ध्यान दीजिएगा, ये जो VNTR है ना, इसके बारे में थोड़ी कहानी सुन लीजिए। ठीक है, क्लास में 15 बच्चे हैं। ठीक है, 15 बच्चे में अगर 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे में ये VNTR कॉमन होता है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पास भी VNTR है, आपके पास भी VNTR है, उसके पास, सबके पास ही VNTR है। और ये जो STR है ना, वो भी मतलब काम में नहीं लाया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट। VNTR को ही काम में लाया जाता है। यानी कि जो VNTR जो वर्ड है ना, ये VNTR इज कॉमन इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। दुनिया के जितने भी नंबर ऑफ मतलब इंडिविजुअल हैं ह्यूमन स्पीसीज में, सब में सेम VNTR होगा, बट उसका लेंथ अलग अलग होगा। उसका क्या अलग होगा? लेंथ अलग होगा और कॉपी नंबर अलग अलग होगा। तो कहता है लेंथ अलग होगा और कॉपी नंबर होगा। लेंथ और कॉपी नंबर के आधार पे ही, ठीक है, क्या होगा? डिफरेंट, ठीक है, इन डिफरेंट इंडिविजुअल। यानी VNTR सब में कॉमन है, लेकिन VNTR सब में अलग भी है। कहता VNTR सब में है, ये कॉमन बात है, बट VNTR की जो रिपीटेड सीक्वेंस का जो कॉपी नंबर है वो अलग है। हमारे में अगर 2 बार रिपीट किया था, आप में 4 बार करता होगा, उसमें 5 बार, उसमें 6, अलग अलग कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, और यही VNTR लेंथ में भी अलग है, ये किसी का मैच नहीं करता। और यही प्रॉपर्टी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का की पॉइंट है, जो सब में अलग होता है, इवन आइडेंटिकल ट्विंस में भी अलग है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। यानी कि वेरी, ठीक है, मतलब इन इंडिविजुअल, यानी कि हैव सेम मतलब टाइप ऑफ ये VNTR, ठीक है, बट वेरी इन लेंथ एंड कॉपी नंबर, डिफरेंट इन डिफरेंट। कहता है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दो और नाम आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलिएगा? डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है, या आप बोलिएगा डीएनए, ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग बोलिए या डीएनए ये मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग बोलिए, मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग, ठीक है। अगर आपको ध्यान दीजिएगा, ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको था, क्लियर है पॉइंट? ये हमने क्या दिया आपको? बेसिक कंसेप्ट। इसमें आपने क्या सीखा कि डेंसिटी के आधार पे डीएनए दो तरह के होते हैं, बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए 99.9%, वो 0.1%, वो इनएक्टिव डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए। ये बल्क डीएनए कोडिंग डीएनए, ठीक है, या एक्टिव डीएनए। कहता है वो जो सैटेलाइट डीएनए है, ठीक है, कहता है वो उसके लिए, नॉन कोडिंग डीएनए के लिए 3 चीज मायने रखता है: रिपीटेड सीक्वेंस, कॉपी नंबर, लेंथ, यानी कि रिपीटेड सीक्वेंस और कॉपी नंबर। दूसरा कहता है उसका लेंथ, और तीसरा कहता है एटीसीजी का क्या है उसका रेशियो, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? फिर कहता है ये दो तरह का होता है, एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट में 1 to 8 बेस पेयर और मिनी में 10 to 10 to 60 बेस पेयर। और मिनी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? VNTR, और माइक्रो सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? STR, शॉर्ट टेंडिम रैपिड्स। VNTR इज द बेसिस ऑफ डिटेक्शन ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। और ये VNTR सब में कॉमन होता है, बट सब में अलग अलग भी होता है। क्यों? क्योंकि ये, ठीक है, कॉपी नंबर और इसके साइज के आधार, लेंथ के आधार अलग अलग होता है। हर इंडिविजुअल में ये अलग अलग होगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? यहां तक कर लोगे आप? चलिए अब आइए, कहते हैं अब जो कंसेप्ट आ गया तो फिर कुछ नहीं है। कहते हैं ये जो मतलब जो टेक्निक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें मेन बातें क्या है? तो अगर लिखने का होगा तो हम लोग ये लिखेंगे। पहला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा, डाइजेशन और कटिंग बोलेंगे, डाइजेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, या कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। इसको पढ़ेंगे अभी अलग से। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करेंगे। ट्रांसफर और ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट, सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन। और लास्ट वाला है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल VNTR, ठीक है, क्या है? प्रोब्स। ये सब अभी हम डील करेंगे। एनसीईआरटी में भी आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, यहां पे उसी डायग्राम को फॉलो करना है। क्लियर है? अब देखिए हम क्या क्या फॉलो करने जा रहे हैं, समझिएगा इस बात को, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले क्या है, इधर देखिए। मान लीजिए, ठीक है, हम कहीं पे गए, ठीक है, मतलब हमने देखा, मान लीजिए कि हम जा रहे थे, हमने देखा कि नहीं, ठीक है, कि हम एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। हमने देखा कि वहां रास्ते में, किनारे में किसी को गोली लगी हुई है, और उसके जहां पे गोली लगी है वहां से ब्लड रिस रहा है, ठीक है। तो ब्लड रिस रहा है, मुझे शक हुआ कि इसको किसी ने गोली मारी है, और कुछ लोग हमें भागते हुए दिखे। उसमें से 2-3 लोग थे, कोई एक ने उसको गोली मारा था। हमने पुलिस को इशारा किया कि वो लोग भाग रहे हैं, इसको गोली मार के। तो पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, ठीक है, बट उसमें गोली किसी एक ने मारा था। अब उस बंदे को पकड़ना है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब उस बंदे को क्या करना? पकड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिस क्या है, ठीक है, उसके लिए क्या बेसिस है? तो कहता है कि जो ब्लड वहां पे गिरा हुआ है, ठीक है, जो ब्लड गिरा हुआ है, ठीक है, वो तो उस आदमी का है जिसका मर्डर हुआ है, बट उस आदमी का कुछ न कुछ वहां पे है। चाहे उसका हेयर रह गया हो, चाहे उसका जो पिस्टल यूज किया है उसका मतलब दाग है उस पर, ठीक है,
मतलब किसी तरह से डीएनए का वहां पे रेमिनेंट बचा हुआ, यानी कि डीएनए की छाप बची हुई है वहां पे, वो हाथ लग गया पुलिस को, सबूत, और उस सबूत पे जो मर्डरर है उसके किसी न किसी तरह की चीजों का निशान है। पुलिस उसको सेफ रखे हुए है, सेव करके रख लिया, सेफली रखा हुआ है। अब शक है उन तीनों पे, बारी बारी से उन तीनों का सैंपल लिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? सबसे पहले तो आइए ब्लड सैंपल लिया जाएगा जिसपे हमें शक है, ब्लड सैंपल लिया जाएगा, यानी उसको बोलेंगे सैंपलिंग ऑफ ब्लड। ऐसे सैंपलिंग में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक ट्रिक यहां भी बताऊंगा, हालांकि वो ट्रिक का मैं वीडियो अलग से भी डालूंगा। आप डीएनए सैंपलिंग के लिए, ठीक है, ये यूज कीजिएगा सुबह यानी सीमेन, यूरिन, ब्लड, एक्वस ह्यूमर और हेयर फॉलिकल्स, कुछ भी आप ले सकते हैं। हेयर फॉलिकल कुछ भी आप ले सकते हैं सैंपल में, बट जनरली ब्लड सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, हमने ब्लड सैंपल लिया, ले लिया ब्लड सैंपल, उसके बाद उससे क्या किया? आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया। डीएनए को हमने प्योर रूप से निकाला, क्योंकि डीएनए इंडिविजुअली कभी कहीं नहीं पाया जाता है। डीएनए के साथ वहां पे क्या था? हिस्टोन प्रोटीन था। उसके साथ वहां पे क्या था? आरएनए था। हमने प्रोटीएज एंजाइम यूज करके प्रोटीन को हटाया, आरएनएज एंजाइम यूज करके आरएनए को हटाया, और हमने डीएनए को प्योर रूप से अलग करके निकाल लिया। ठीक है, तो डीएनए को हमने अलग कर लिया। ठीक है, यानी कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब कहता है कैसे हमने डीएनए को निकाला? तो कहता है बाय यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा हमने उसको क्या किया? अलग कर लिया अलग। अब कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और कहता है कि मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, और कहता है यहां पे जो कुछ पहले से मिला हुआ रहता है, कौन? प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, उसको भी सेपरेट करते हैं। आप जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। डीएनए पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करेंगे तो इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, कैथोड और एनोड का, तो कहता है कि जो प्लस चार्ज है वो कैथोड की तरफ जाएगा, जो माइनस चार्ज है वो एनोड की तरफ जाएगा, और ये एक एगेरोज जेल होता है। कौन सा जेल होता है? एगेरोज जेल। ये सीवीड से निकलता है एगेरोज जेल। कहता है ये एगेरोज जेल का यूज करते हैं मीडियम के रूप में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है पॉइंट? क्या यूज करते हैं? एगेरोज जेल, इसलिए इसका नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वहां पे क्या है? प्रेजेंट है। ये डीएनए जेल मीडियम में, एगेरोज जेल मीडियम में प्रेजेंट तो है, बट वो अनस्टेबल है। वो क्या है? अनस्टेबल है। क्लियर है? यानी कि वो स्टेबल नहीं है। अब देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए, जिसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए दो बुक है। ठीक है, सपोज ये हमारा जेल का मीडियम है, सपोज ये जेल का मीडियम है, और यहां पे ये जेल का मीडियम है, और यहां पे डीएनए के फ्रेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डीएनए के फ्रेगमेंट है। क्लियर है? बट ये डीएनए का फ्रेगमेंट क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है। अब क्या करेंगे मालूम है? ये जो हमारा है ये हमारा स्टेबल, मतलब यहां पे अगर हम, ये हमने जो पेपर लिया ये हमारा है नाइट्रोसेलुलोज का पेपर या नायलॉन का पेपर, आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं। नाइट्रोसेलुलोज का पेपर ले लीजिए, नायलॉन का पेपर ले लीजिए। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या किया मालूम है? इसको ऐसे करके चिपका दिया, बिल्कुल ऐसे चिपका। देखिए दोनों साइज में भी सेम है। ठीक है, दोनों आकाश का ही मॉड्यूल है।
ये बॉटनी का है, जूलॉजी का है। बॉटनी को अनस्टेबल मान लीजिए, जूलॉजी को स्टेबल पेपर मान लीजिए। ये जो जेल मीडियम है, यहाँ पे डीएनए अनस्टेबल है। जब हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर को इसके ऊपर डाले ऐसे करके, तो जितना डीएनए फ्रेगमेंट है वो आके चिपक गया। किस पे? इस पे चिपक गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहां पे आके स्टेबल हो गया। इसको बोलते हैं ब्लॉटिंग, ठीक। क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग। अगर वहां पे डीएनए था और हमने डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे उतारा तो साउदर्न ब्लॉटिंग। वहां पे आरएनए था, अगर यहां पे हमने आरएनए को स्टेबल करके यहां पे उतारा, ठीक है, स्टेबलाइज किया नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। और अगर वहां प्रोटीन था, उसको हमने यहां स्टेबलाइज किया ब्लॉटिंग पेपर, तो उसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। और याद होगा, इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। क्या ट्रिक बता रखा है इसके लिए? ठीक है, स्नो ड्रॉप, स्नो ड्रॉप, ठीक है, स्नो ड्रॉप। S for southern blotting, D for DNA, N for northern blotting, R for RNA, W for western blotting, P for protein, और ईस्टर्न ब्लॉटिंग होता ही नहीं है। ऐसे ये ट्रिक का मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ट्रिक का वीडियो अलग से आपको मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये स्नो ड्रॉप वाला जो वीडियो है ये आपको अलग से मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? और शायद ये मिल भी चुका है, स्नो ड्रॉप का वीडियो बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप उसको सर्च मार लीजिए, देख लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, बायोलॉजी गुरुकुल मंत्रा पे, गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा पे, और वहां पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए। तो देखिए, आप लोगों से एक और गुजारिश है, आपने देखा होगा मैं वीडियो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से डाला हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो हर चैप्टर का आपको वीडियो इकट्ठा मिलेगा। कभी भी आप उल्टा के पढ़िए, आपको पूरे के पूरे वीडियो मिलेगा। मैं हर टॉपिक का वीडियो बना रहा हूं, हर चैप्टर के हर टॉपिक का वीडियो मेरे, ठीक है, बर्थडे जो आने वाला है 6 अक्टूबर, उससे पहले पहले मेरा है 5 अक्टूबर तक हर चैप्टर के हर टॉपिक का वीडियो का कंप्लीट मिशन करना है। ओके, तो आप 6 अक्टूबर के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे मतलब कोई भी वीडियो सर्च करेंगे +1 +2 का, वो आपको अवेलेबल मिलेगा। और आपको पता है मैं अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे बहुत मेहनत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपने देखा भी होगा मेरे ऑल इंडिया लेवल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और अभी आप लोग के प्यार से, आप लोग के जो मान सम्मान देते हैं हमारे चैनल को, आपने जो उसको मतलब अपना सब्सक्रिप्शन दिया, उसके कारण लगभग 528 या 29 सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको मुझे 1000 करवाने में आप मदद कर सकते हैं। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं, अगर वीडियो में आप मेरे सेटिस्फाइड हैं, तो आपके घर में अगर एक मोबाइल से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो अगर आपके घर में 2 मोबाइल है, 3 मोबाइल है, तो उस नंबर से भी आप सब्सक्रिप्शन करें। आपके जितने रिलेटिव हैं उनसे करवाइए, जितने दोस्त यार हैं उनसे करवाइए। ठीक है, आप सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ये आपसे गुजारिश है। और मुझे लगता है कि आप मेरा बात मानेंगे मेरी मेहनत को देख के, क्योंकि 1000 सब्सक्रिप्शन के बाद ये जो हमारा सिस्टम है वो मोनेटाइज होगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल के द्वारा। उसके बाद भी हमारा, और आप देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वीडियो मेरे चैनल पे है, जितने भी हमारे मतलब बाकी सब कंसर्न जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके बीच 187 वीडियो, शायद नहीं 187 नहीं 192 के आसपास वीडियो हो चुका है। उसमें हमने आपके लिए सीरीज भी शुरू कर रखा है, डॉक्टर की कहानी, डॉक्टर की जुबानी। वो चलता रहेगा। भगवान करे अगले साल जुलाई में आप भी उस चैनल पे आए, ये कहते हुए कि मैंने अपनी सफलता कैसे की। ठीक है, तो प्लीज जितने बच्चे ये वीडियो देखेंगे वो सब आज ही 2-2, 3-3 मोबाइल से, अपने रिलेटिव के मोबाइल से, अपने घर में जो नंबर है, बाकी जो आईडी है, प्लीज सब्सक्राइब कराइए और इसको कल तक, परसों तक 600 पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा। आइए फिर से लौटते हैं उस पर। ठीक है, अब देखिए मैं ये बता रहा था कि ये एग्जाम्पल अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे था, हमने क्या लिया था, जेल मीडियम लिया था। यहाँ पे हमारा डीएनए फ्रेगमेंट क्या था, अनस्टेबल। नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे हमने उसको ट्रांसफर किया, वहां पे क्या होगा, स्टेबल।
ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डीएनए का जाना जेल मीडियम से और उसका स्टेबल हो जाना, दिस इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। अगर डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तो साउदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए को करते हैं तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और अगर प्रोटीन को करते हैं तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसके लिए ट्रिक मैंने क्या बताया, स्नो ड्रॉप, स्नो 4 लीटर का, ड्रॉप भी 4 लीटर का। स्नो के नीचे है ड्रॉप, तो एस के नीचे क्या है, डी, तो साउदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए, ठीक है। एन के नीचे क्या है, आर, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए। ओ के नीचे O0, ईस्टर्न ब्लॉटिंग होता नहीं है, और लास्ट में डब्ल्यू के नीचे क्या, प्रोटीन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन। क्लियर है? तो यहां तक अब आप चले आए। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एगेरोज जेल का हमने यूज किया, यहाँ पे डीएनए क्या है, अनस्टेबल है। अब साउदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या कर रहे हैं, या तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का यूज कर रहे हैं या नायलॉन का यूज कर सकते हैं। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का यूज करेंगे, वहां पे डीएनए आके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी ट्रांसफर फ्रॉम एगेरोज जेल टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, जहां पे डीएनए आके क्या होगा, स्टेबल होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साउदर्न ब्लॉटिंग बोलेंगे। अब क्या होगा सो देखिए, बस 2-3 स्टेप बचा हुआ है। अब जो होगा वो बहुत यूनिक चीज है, कहता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसका यानी कि जो डीएनए का जो पूरा सीक्वेंस है, जो 10 फ्रेगमेंट हमने एग्जांपल में लिया, उसको हाइब्रिडाइज करना। हाइब्रिडाइज्ड विद रेडियो लेवल प्रोब्स। ये प्रोब्स क्या होता है डियर, प्रोब का मतलब, कहता है प्रोब का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो लेवल्ड एलिमेंट्स। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उस सीक्वेंस के अंदर हम रखते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो सीक्वेंस है उस पे हम उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखते हैं। और याद कीजिए ये कंप्लीमेंट्री होता है, ये बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है, बट कंप्लीमेंट्री किसका, वीएनटीआर का। मतलब वही वीएनटीआर यहां पे आ गया, तो वी एक्चुअली यहां पे हम वीएनटीआर से उसको मैच करवाते हैं, ठीक है। और फिर कहता है उसके बाद ये सब हम किस पे कर रहे हैं, ठीक है, ये हम किस पे कर रहे हैं, ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट होता है, ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट होता है, उस पे हम इसको देखते हैं और एक्सरे डाल के देखते हैं। याद रखिएगा, आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़िएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही पढ़िएगा, वहां पे एक केमिकल आप यूज कीजिएगा, उसका नाम होगा इथिडियम ब्रोमाइड। वहां एगेरोज नहीं यूज कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इथिडियम ब्रोमाइड। और वहां पे आप क्या देखिएगा, एक्सरे लगा के नहीं देखिएगा, वहां पे आप यूवी रेस से देखिएगा। यानी कि जब हम इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे, ईबी का यूज करेंगे, तब हम यूवी रेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब हम, ठीक है, कहता है कि प्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे, जब हम प्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम किसका यूज करते हैं, एक्सरे का। प्रोब्स इज कंप्लीमेंट्री टू, प्रोब्स इज इक्विवेलेंट टू वीएनटीआर, प्रोब्स इज इक्विवेलेंट टू वीएनटीआर। क्लियर है? तो कहता है प्रोब्स वीएनटीआर का इक्विवेलेंट है। और जब हम फोटोग्राफी प्लेट पे देखेंगे, जहां पे ये सॉरी एक्सरे प्लेट पे जब देखेंगे, एक्सरे प्लेट पे दोनों इंडिविजुअल का जो वीएनटीआर है वो जितना ज्यादा फ्रेगमेंट में मिल जाएगा, यानी कि जिस पे शक है और जो वहां पे उसका कुछ मिला है, वो जितना ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब उसका मर्डर वही किया है, ठीक है। समझ गए? जिसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, मर्डर वाला छोड़िए, बच्चे का देखिए, एक बच्चा है, ठीक है, उसका मतलब फादर का लिया गया, उसका लिया गया, तो फादर और बच्चे का या मदर और बच्चे का वीएनटीआर तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। जितना ज्यादा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, याद होगा आपको, जितना ज्यादा मिलेगा उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि उसका बेटा है, ठीक है। 2 सिंपल में, ठीक है, अब मान लीजिए कि वहां पे 3 बंदों का जो मर्डर करके भागा था, तो उसका जो मर्डर नहीं किया उससे उसका वीएनटीआर बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसने, जो दूसरा भी है जिसने मर्डर किया, नहीं मिलेगा। जो तीसरा जो मर्डर किया, सिंपल तो उसके बॉडी का ही है, कुछ चेंजेज आया होगा, ठीक है, बट उससे मिलेगा, ठीक है। तो मिलेगा, वीएनटीआर मिलेगा, तो वीएनटीआर सीक्वेंस में थोड़ा सा अलग हो, एक आध इधर उधर फ्रेगमेंट चेंज हुआ होगा, लेकिन 90% मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इस तरह से पूरे, ठीक है, सबका आप क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो 8 स्टेप्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम के साथ। ये डायग्राम
इसके साथ ही हम आपको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है आलस बस, ठीक है, आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डायग्राम को एनसीईआरटी से देखे ही नहीं, तो दो तरह का डायग्राम है, प्लीज उसको इसके साथ कोरिलेट करके देखिएगा। यानी कि अगर फाइनल हम स्टेप अगर देखें, और ये जानिए मैं इस स्टेप का भी ट्रिक आपको बताने वाला हूं, उस स्टेप का भी ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये ट्रिक फिर डीएनए स्नोड वाला भी होगा, और उसके बाद एक दो और चीज बताना है, वो मैं अभी बता रहा हूं, इसका भी ट्रिक बताऊंगा। इसके सारे स्टेप को याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो मैं उसी में बताऊंगा, उसका वेट कीजिए, तभी तो उस वीडियो को देखने की भी आपकी इच्छा होगी, ठीक है। ये वीडियो तो आपको कल वाला है, आज ही डलेगा, लेकिन वो कल हम डालेंगे, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, वो मतलब इंतजार रहेगा, ठीक है, कि हाँ वो ट्रिक से डालेंगे। याद करने का वो तरीका है, ठीक है। तो फिर से आइए फाइनली, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहला जो है वो क्या है, ब्लड सैंपलिंग, दूसरा क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तीसरा क्या है, यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर, चौथा क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पांचवा क्या है, साउदर्न ब्लॉटिंग, छठा आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो लेवल, और छठा और सातवां क्या है, एक्सरे, ठीक है, यानी पासिंग थ्रो। इसको सातवां आठवां को दोनों को अलग अलग कीजिए, जैसे ऑटो रेडियोग्राफिक सीट, ऑटो रेडियोग्राफिक सीट पे हम इसको एक्सरे को पास करवा के देखेंगे। उसको कहीं कहीं किसी बुक में लिखा रहेगा, स्क्रीनिंग भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, स्क्रीनिंग। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मान लीजिए, ठीक है, कि यहां पे कुत्ते का ब्लड रखा हुआ है, बिल्ली का ब्लड रखा हुआ है, आदमी का ब्लड रखा हुआ है, ठीक है, काऊ का ब्लड रखा हुआ है, चारों का ब्लड गिरा हुआ है। अब कोई कहेगा कि इसमें कौन किसका ब्लड है, ये अलग अलग स्पीसीज की हो गई, ठीक है, यानी कि अलग अलग स्पीसीज का ये ब्लॉटिंग हो गया, अलग अलग स्पीसीज की ये डीएनए प्रोफाइलिंग हो गई। तो डीएनए प्रोफाइलिंग अगर एक साथ 3-4 स्पीसीज का करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जू ब्लॉट। तो बोलते हैं उसको जू ब्लॉट, या उसको बोलते हैं गार्डन ब्लॉट। जू ब्लॉट या गार्डन ब्लॉट किसको बोलते हैं, अगर एक साथ अलग अलग स्पीसीज के मेंबर का हम लोग करते हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो वैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, जू ब्लॉट या गार्डन ब्लॉट। बोलिए क्लियर। तो ये आपको बता दिए जू ब्लॉट या गार्डन ब्लॉट। दूसरा स्नोड्रॉप, स्नोड्रॉप याद रहेगा, वो ट्रिक वहां पे लिखा हुआ है। एक ट्रिक यहां पे आपको बताया, कौन सा ट्रिक है, कि डीएनए सैंपलिंग किसका करेंगे। तो डीएनए सैंपलिंग में आप क्या, सुबह, ये ट्रिक भी याद रखिएगा, सुबह सीमेन, यूरिन, ठीक है, ब्लड, एक्वस ह्यूमर और हेयर फॉलिकल्स। बोलिए क्लियर है पॉइंट। और ये प्रोब्स बता, कोई पूछेगा व्हाट इज प्रोब्स, तो कहिएगा डीएनए, ठीक है, ये सॉरी प्रोब्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे। और कहेगा इथिडियम ब्रोमाइड, जो बायोटेक में यूज होता है, वहां भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। जब डीएनए को बिल्कुल सेपरेटली अलग करते हैं, इल्यूजन बोलते हैं, तो वहां पे क्या पास करवाएंगे, यूवी रेस। ये सारा का सारा नीट का क्वेश्चन है, इसका भी फोटो। अच्छा, ये पूरा का पूरा स्टेप, ये स्टेप याद कीजिए या ये स्टेप याद कीजिए, लिखने में ये और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने में ये पॉइंट क्लियर है। तो पूरा का पूरा ये है, ये सारा कुछ आपको एक मतलब उस पर भी रहेगा, यानी कि स्क्रीनशॉट इसका लेके मैं आपको उस पर देता हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, वो दूंगा, प्लस एनसीईआरटी के 2 पेज होंगे इसमें, प्लीज उसको पढ़िएगा, तब इसका कंसेप्ट और पूरा हो जाएगा। उसको पढ़ने के बाद मन ही मन आप थैंक्स करेंगे, आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा क्लियर होता है। कंसेप्ट किनका था याद रखिएगा, क्वेश्चन में जरूर आता है, ये कंसेप्ट किनका था बता सकते हैं, ये कंसेप्ट था जेफरी साहब का, एलेक्स जेफरी। थैंक यू सो मच।